इम्पोर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है M.R. माधवन के द्वारा। देखो, हाल ही में सरकार के द्वारा 2 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए। एक ऑर्डिनेंस में प्रोविजन ये किया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर्स की जो सैलरी या फिर अलाउंसेस जो उन्हें मिलते हैं उनमें 30% की कटिंग होगी। मतलब सैलरी और अलाउंसेस पहले की अपेक्षा कर 30% कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी तो कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है। दूसरा जो प्रोविजन किया गया, मतलब एक दूसरा जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, उसमें यह प्रोविजन था कि एमपी लाइड स्कीम, जिसमें हर एक एमपी को 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए, इस स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। 2 साल तक ये जो स्कीम है नहीं चलेगी, मतलब हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए 1 साल में नहीं मिलेंगे। इसका मकसद भी यही है कि कॉस्ट कटिंग करना। सरकार इस क्राइसिस की सिचुएशन में पैसा बचाना चाहती है ताकि वहां पे पैसा खर्च करके जहां पे अभी फिलहाल पैसों को खर्च करने की आवश्यकता है, जैसे गरीब लोगों को राहत पहुंचाना या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना। राइटर के द्वारा कहा जाता है, हम एक एक करके दोनों ऑर्डिनेंस की बात करेंगे। दोनों ऑर्डिनेंसेस से कितना फायदा होगा। पहले बात करते हैं उस ऑर्डिनेंस की जिसमें प्रोविजन किया गया है कि एमपीज की सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं वो 30% तक कम कर दिए जाएं। क्या इससे कोई फायदा होगा? आप बताइए। अगर एमपीज की सैलरीज और अलाउंसेस 30% तक कट कर देते हैं तो क्या इससे कोई फायदा होगा? इसका आंसर है नहीं। एक एमपी की सैलरी है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। 30% आप कट करोगे, एक एमपी से 30,000 रुपये बचा लोगे। उसके बाद अलाउंसेस जितने मिलते हैं ऑफिस के लिए और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, इसमें भी आप कट करोगे, 27,000 रुपये आप यहाँ से बचा लोगे। इवन मिनिस्टर्स को अलग से जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें 30% कट करोगे तो 25,000 वहाँ से बच जाएंगे। लेकिन सब मिला के अगर हम बचत काउंट करें तो एक महीने में 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। जबकि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महीने का जो बजट होता है एवरेज तौर पर वो होता है 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का। तो 2.5 लाख करोड़ में 5 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं? देखो, बात ये नहीं है कि 5 करोड़ भी वैसे अच्छी खासी रकम होती है, ये भी मायने रखते हैं। लेकिन बात ये है कि ये सैलरीज कट करके डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब इस तरह ध्यान नहीं जाता मीडिया का, लोगों का, कि पार्लियामेंट्रियंस का यानी एमपीज का फिलहाल की सिचुएशन में रोल है क्या। सिर्फ सैलरीज कट करने से क्या एमपीज का रोल पूरा हो गया? नहीं। देखो, क्राइसिस की सिचुएशन है। फिलहाल आवश्यकता यह है कि पार्लियामेंट की कमेटीज जिसमें एमपी होते हैं वो सरकार के ऑर्डर्स को ट्रैक करें। सरकार क्या कर रही है, इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है, किन चीजों की अभी अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, किन स्फीयर्स में, किन सेक्टर्स में, आगे क्या करना चाहिए सरकार को। मतलब ये सारी डिस्कशंस, ये सारी डेलिब्रेशंस अभी फिलहाल पार्लियामेंट के द्वारा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का रोल होता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, वेरियस कमेटीज के माध्यम से भी और सीधा सीधा पार्लियामेंट में चर्चा होके। तो आपके मन में ये आया होगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन में पार्लियामेंट तो कैसे कंडक्ट होगी। देखो, बात यह है, विभिन्न देशों में अभी पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट की कमेटीज के मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। हमारे देश में फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ सैलरीज कट करके इस पूरे इशू को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि एमपीज का कर्तव्य क्या है इस क्राइसिस की सिचुएशन में। एग्जाम्पल दिया जाता है यूके का। यूके में तो बल्कि देखो, जो एमपीज हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि एमपीज ज्यादा काम कर रहे हैं घर से, वो ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 के इशू से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इसलिए उनकी सैलरीज को बल्कि इंक्रीज कर दिया गया है। यूके की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने अपनी वेबसाइट पे अलग से पेज बना रखा है जिसमें गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स को ट्रैक किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। इवन देखो, न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है वहां पर भी एक एपिडेमिक रिस्पांस कमेटी का गठन किया गया है जो गवर्नमेंट के एक्शंस को एग्जामिन कर रही है। लेकिन
इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 23 मार्च को पार्लियामेंट को एडजर्न किया गया था और उस समय देखो काफ़ी सारे देशों में ये महामारी फैल चुकी थी, जैसे इटली। लेकिन बावजूद इसके हमारी जो पार्लियामेंट है संस्कृत यूनिवर्सिटी के इशू को डिस्कस कर रही थी, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट के इशू को डिस्कस कर रही थी, रेगुलेटरी बोर्ड फॉर एयरक्राफ्ट एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इन इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। इवन फाइनेंशियल बिल को पास कर दिया गया लास्ट दिन, अंतिम दिन, और वो भी बिना किसी डिस्कशन के। कम से कम ये तो डिस्कस करना चाहिए था कि कोरोना वायरस से इकोनॉमी पर क्या रिपरकशंस हो सकती हैं और क्या पॉलिसी मेजर्स हमें लेने की आवश्यकता है कोरोना वायरस क्राइसिस को टैकल करने के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह भी है, ये वही हफ्ता था जब पार्लियामेंट ने इन सभी इश्यूज को डिस्कस किया और जल्दबाजी में फाइनेंशियल बिल को पास कर दिया, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार टीवी पर आकर जनता कर्फ्यू की बात कही थी। तब से लेके अभी तक पार्लियामेंट की कोई कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है और ना ही देखो पार्लियामेंट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। क्या पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज हो सकता है या फिर पार्लियामेंट की कमेटी की कोई मीटिंग हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से? नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो भी एक्शंस ले रही है उन एक्शंस को चेक करने वाला कोई नहीं है। पार्लियामेंट ने तो जैसे अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। हमें मिला सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर, एमपीज की सैलरी कट हुई, लेकिन देखो इससे काम नहीं चलने वाला है। पार्लियामेंट को अपना जो रोल है वो निभाना होगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डिनेंस की। दूसरा ऑर्डिनेंस क्या था याद कीजिए, जो एमपी-लाइड स्कीम है इसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राइटर कहते हैं देखो इससे अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। एमपी-लाइड स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, इससे 1 साल में 4,000 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। ये अच्छी खासी रकम है। और राइटर तो ये भी बोलते हैं कि इस स्कीम को तो आप बंद ही कर दो, मतलब 2 साल बाद भी इस स्कीम को आप स्टार्ट ही ना करो। क्यों? आपको याद होगा हमने एमपी-लाइड स्कीम के काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म डिस्कस किए थे। सबसे मेन जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, देखो एमपीज का काम है कानून बनाना, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाना और ये देखना सरकार अपना काम ठीक से कर रही है या फिर नहीं कर रही है। पूरे साल का बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का 30 लाख करोड़ रुपए। होता क्या है, हर एक एमपी को साल में 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं, तो एमपी बस इसी में उलझ के रह जाते हैं कि 5 करोड़ में से कितनी रकम कहाँ पे खर्च करें। और बाद में ऑडिटिंग भी होती है, बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है, तो एमपी इसी में उलझ के रह जाते हैं, सारा टाइम यहीं पे खराब हो जाता है। जबकि देखो 30 लाख करोड़ का जो बजट होता है, जो सरकार को खर्च करना होता है, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती नहीं है। करना क्या चाहिए एमपीज को नेशनल इश्यूज पे नजर रखनी चाहिए। हाँ, सरकार कैसा बजट खर्च कर रही है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। आपने यहां पे ज्यादा खर्च कर दिया, यहां पे कम खर्च कर दिया, ये इतनी बड़ी रकम है, लेकिन नहीं, यहां पे ज्यादा ध्यान एमपीज के द्वारा दिया ही नहीं जाता। रिसर्च नहीं की जाती कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, जबकि एमपीज का काम ही ये है पॉलिसी बनाना, कानून बनाना। इसलिए राइटर कहते हैं इस स्कीम को तो आप बंद ही कर दो, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है। एमपीज का काम होता है कानून बनाना, ना कि एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, यानी सरकार का। जबकि एमपी-लाइड स्कीम में 5 करोड़ तक की रकम किसके द्वारा खर्च की जाती है? एमपीज के द्वारा। रिकमेंडेशंस दी जाती है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन एमपीज की रिकमेंडेशंस के बाद उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करता है पैसा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पे पैदा हो जाता है। एक और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी आर्टिकल में की जाती है। जैसे देखो एमपी-लाइड स्कीम की जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग की जाती है ये कैग के द्वारा की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और बाद में इसे फर्दर एग्जामिन किया जाता है कैग की रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। इसमें भी एमपीज होते हैं, तो एमपीज ही एमपीज की रिपोर्ट को इनडायरेक्टली ऑडिटिंग कर रहे हैं। यहां पर भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह दिया जाता है, देखो एमपी-लाइड स्कीम से एमपी के द्वारा जो जनरली पैसा खर्च किया जाता है वो इन चीज़ों पे किया जाता है। बस स्टॉप बनवा दिया, हैंडपंप लगवा दिया, स्कूल के कमरे बनवा दिए। ये काम लोकल पंचायत के द्वारा और म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो आवश्यकता यही है कि एमपीज ज़्यादा ध्यान दें नेशनल लॉज बनाने पर और सरकार की जवाबदेही तय करने पर।
इसके बाद लास्ट में राइटर के द्वारा 2 सजेशंस भी दिए जाते हैं। पहला सजेशन, देखो यूएसए जैसे देशों में एमपीज को अच्छी खासी सैलरी मिलती है ताकि बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन इंडिया में रिलेटिवली एमपीज को सैलरी कम मिलती है। इंडिया में हिडन पर्क्स ज़्यादा मिलते हैं एमपीज को। जैसे देखो लुटियन दिल्ली में घर मिलता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अगर हम मार्केट रेट के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो लुटियन दिल्ली जहाँ पर एमपीज को घर मिलता है वहाँ पे कुछ प्राइवेट घर भी हैं। तो एक महीने का किराया इस प्रकार से है 10 लाख 20 लाख। तो ये जो हिडन पार्क्स हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आमतौर पर यूएसए जैसे देशों में घर नहीं दिया जाता है, सीनेटर्स को बोल देते हैं कि आप घर अपने आप से ढूंढ लो, हम आपको अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं। दूसरा सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, ये देखो क्राइसिस जो है ये एक मौका है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को डिजिटलाइज करने का। ऑलरेडी बहुत सारी जो चीज़ें हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में वो डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन अब सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोविज़न किया जा सकता था। मतलब सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से कमेटीज़ की मीटिंग हो सकती थी और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता था। किस प्रकार से इन क्राइसिस से निपटा जाए। सरकार भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से काम कर रही है, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, दूसरा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाए पार्लियामेंट को और प्रोटोकॉल भी सेट किया जाए ताकि पार्लियामेंट इस मुश्किल की घड़ी में सरकार के एक्शंस को मॉनिटर कर सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पार्लियामेंट